हेलो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन और इस कॉमर्स सारथी किसान मान पहचान, कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कमिटमेंट किया था कि आप इस कॉमर्स सारथी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कॉमर्स सारथी आपकी एसओ बनने के इस सफर में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज ही आपका कॉमर्स सारथी आज से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस खिदमत में मैं आपको इस चैनल पर आपका जो सेकंड पेपर है ना एसओ बनने का, उसके कंप्लीट सिलेबस जो कि कॉमर्शियल बुक कीपिंग है, उसके कंप्लीट सिलेबस को इस चैनल पर बिल्कुल बारीकी से हम सोल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस कंप्लीट सिलेबस को ही यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा मेरे प्यारे भाई, बल्कि यहाँ पर जो HSAS एग्जाम का कॉमर्शियल बुक कीपिंग के जितने भी पेपर पिछले हुए हैं उन सभी को गहराई के साथ समझा जाएगा, सोल्व किया जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं ना मेरे भाई, उनको चुटकियों में हल करके आपकी प्रैक्टिस को, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज से, हमारा फर्स्ट डे से। आज हम फर्स्ट डे के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एग्जाम हुआ था कॉमर्शियल बुक कीपिंग का, जो 2024 में एसओ के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके पेपर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्टेप टू स्टेप। आज के हम इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कॉमर्शियल बुक कीपिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है मेरे भाई। ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये हमारा 30 नंबर्स का क्वेश्चन होता है, 30 नंबर्स का। इसके अंदर हमें 3 स्टेटमेंट बनानी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जो कि इस पूरे पेपर का 30% पोर्शन कवर करता है। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल रहता है और कंपलसरी क्वेश्चन है, यहां पर हमें कोई चॉइस नहीं मिलती। हम इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे आज। ठीक है, कि किस प्रकार का पेपर हमारे एग्जाम में आया था, माइंड सेट क्या रहता है एग्जामिनर का जब एग्जाम सेट किया जाता है। ठीक है, उन चीजों को समझकर फिर हम अपनी आगे की तैयारी को बूस्ट करेंगे, तैयार करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 of MS ABC company prepared trading and profit and loss account and balance sheet on that date। ठीक है, 30 नंबर का ये क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इस एग्जाम के लिए। इसके अंदर हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है मेरे भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी अपनी पीरियड्स के एंडिंग में अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 3 प्रकार की स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा होता है हमारी बैलेंस शीट, जो कि हमें उस डेट पर, जिस डेट पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे बिजनेस की मौजूदा सिचुएशन को प्रेजेंट करती है। एक होता है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है मेरे भाई, ये हमें ईयर के एंड में बनानी होती है, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जांचने के लिए और हमारे बिजनेस की प्रेजेंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है मेरे भाई, जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। ठीक है, एक हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी हमें बनानी है बैलेंस शीट। अब आप बोलोगे कि सर ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है। देखिएगा, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो हम, हमारा जो मेन बिजनेस है ना, जिस गुड्स या सर्विसेज में हम मेनली डील कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को या गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग से जो हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ, जो ग्रोस लॉस हुआ, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, जो जिन जिन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्टली हमारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या सर्विसेज पर एलोकेट कर सकते हैं, उन सभी खर्चों को और इनकम्स को हम लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम ओवरऑल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसका, इससे जो हमें ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस मिला उसको ऐड करके, फिर जो हम अपना बिजनेस करते हैं उसके साथ साथ हम अपनी सेकेंडरी एक्टिविटी भी करते रहते हैं। जैसे कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते गुड्स एंड सर्विसेज पर, उनको हम यहाँ पर समराइज करते हैं।
ठीक है। जैसे कि हमने इनकम हुई, मान लीजिए हमें हमारे पास बिजनेस के में अंदर सरप्लस था फंड का, उसको हमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे हमें इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, तो वो हमारे मेनली बिजनेस की एक्टिविटी तो नहीं थी, लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटी थी। उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको हम किसके अंदर लेकर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है। या फिर हमारे पास कोई मशीनरी पड़ी थी बेकार में, उसे या एक्सेस में हमारे पास मशीनरी थी, उसे हमें सेल कर दिया, उससे सेल से हमें गेन हुआ या लॉस हुआ, उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे, क्योंकि जो इससे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसे हम डायरेक्टली हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या सर्विसेज पर एलोकेट नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर बनाते हैं। ठीक है। ये जो दोनों अकाउंट है ये हमारे होते हैं नॉमिनल नेचर के। नॉमिनल नेचर के। सर ये नॉमिनल नेचर क्या होता है भाई? ये हमारे पास अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। उन 3 टाइप्स में से ये हमारा एक टाइप है, जो हमारे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अकाउंटिंग सिस्टम को आसान बनाने के लिए अकाउंट्स की जो स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पर क्या क्या है? एक तो है हमारा रियल अकाउंट, दूसरा है हमारा पर्सनल अकाउंट, तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। अब इनके अपने अपने कुछ रूल्स है, नियम्स है, जिनके अकॉर्डिंग हमें अपनी आइटम्स को, इवेंट्स को, जो ट्रांजैक्शन हुई उनको कैटेगराइज किया किया जाता है, क्लासिफाई करके उन अकाउंट्स में उन्हें एंट्री की जाती है, उनसे लेन देन संबंधी एंट्रीज की जाती है। ठीक है। इसके अब नियम क्या है वो हम जब हम डिस्कस करेंगे बारीकी से उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हमारे लिए इतना ही समझना जरूरी होगा, जो कि हमारा ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है कि all expenses debit all expenses and losses and credit all income and gains। ठीक है। कि जो हमारा अकाउंट्स होता है वो टी टाइप का होता है। टी टाइप का कैसे? ऐसे टी टाइप का अकाउंट होता है, इस प्रकार का हमारा अकाउंट्स बनता है। जो ये होता है इसके लेफ्ट साइड में, ये इस साइड ये होता है हमारी डेबिट साइड, और जो ये होती है राइट साइड ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है। अब कौन सी आइटम लेफ्ट साइड आएगी, आई मीन डेबिट साइड आएगी, और कौन सी आइटम हमारी क्रेडिट साइड जाएगी या राइट साइड जाएगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम इस नॉमिनल अकाउंट्स के जो रूल है उसके हिसाब पर, उसी के बेस पर हम ये चीज डिसाइड करेंगे। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पर्सनल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये किस नेचर का अकाउंट है? ये है हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट। ठीक है। बाकी हम बारीकी से जब डिस्कस करेंगे वो हम जब हम इस सिलेबस को कवर करने के लिए हमारी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आज से स्टार्ट कर दी, कल से हम इसके कंटिन्यू लेक्चर डालने लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। अब हम बना लेते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ MSABC कंपनी। ये थोड़ा स्क्रीन छोटी रह गई, इस करके इस साइड आना पड़ रहा है हमें। MS कंपनी। ठीक है। अब हम अपना टी फॉर्म में अकाउंट, ये होगी हमारी डेबिट साइड जो कि लेफ्ट साइड है अकाउंट की, और ये है हमारी क्रेडिट साइड जो कि राइट हैंड साइड है। अब डेबिट साइड का क्या रूल था कि जितने भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, उन्हें हम लेकर आएंगे डेबिट साइड में। जो हमारे पास इनकम हुई है या हमारे बिजनेस के लिए गेन है वो लेकर जाएंगे हम क्रेडिट साइड में। ठीक है मेरे भाई। अब ये पार्टिकुलर्स हैं जो इस टेबल्स के अंदर आएंगे, जो जो आइटम इस साइड आएगी उनका पार्टिकुलर्स, उनकी अमाउंट क्या रहने वाली है, और जो क्रेडिट साइड जाएगी वो पार्टिकुलर्स कौन से हैं और कितनी अमाउंट के हैं वो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि जैसे हम एडजस्टमेंट देखेंगे,
एडजस्टमेंट की कौन सी एंट्री इससे अफेक्ट होगी उनके लिए हम ए लिख लेंगे ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना रहे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी कोई एंट्री नहीं दे रखी, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस के आगे ए लिख देंगे क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट है, इसमें भी हमें एडजस्टमेंट करनी है जब इसकी एंट्री करेंगे, और रेंट की भी एडजस्टमेंट करनी है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के सामने भी ए लिख देंगे कि इसकी एडजस्टमेंट हमारे पास है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम के सामने हम ए लिख देंगे कि हमें जब एंट्री करें तो हमें ध्यान रहे कि इससे संबंधित हमें एडजस्टमेंट दी हुई है, उसको कंसीडर करना है। डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस, डेप्रिसिएशन के सामने, प्रीमिसेस के सामने लिख देंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। फर्नीचर के सामने लिख देंगे, और मशीन के सामने हम ए लिख देंगे कि इसकी इससे संबंधित हमें एडजस्टमेंट दी गई है, उसको हमें कंसीडर करना है जब इनकी ट्रांजैक्शन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के सामने भी ए लिखेंगे ताकि हम इस पॉइंट को कंसीडर कर सकें। दी मैनेजर इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10%, ये हमें पर्सनली याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए इसमें कोई एंट्री नहीं दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है सबसे पहले हमें अपनी ना क्रेडिट साइड को कंप्लीट करें क्योंकि इस साइड कम आइटम रहती है, ठीक है। क्रेडिट साइड देखेंगे, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये हमारा एक किस्म का क्वेश्चन के अंदर जो दिया है ये ट्रायल बैलेंस दिया है। अच्छा मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना एक एरर देखने को मिलेगी। एरर क्या है, ये जो क्वेश्चन आया था इसके अंदर जब हम डेबिट बैलेंस का टोटल जोड़ करेंगे वो यहाँ पर 800 900 होगा, 8,09,000 रुपए होगा, और जो इसका क्रेडिट साइड है वो है इसका ये राइट है, ठीक है। तो इसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग एरर है, जब ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया इसके अंदर एग्जामिनर ने एरर दी हुई है 500 रुपए की, मतलब वो हमें कंसीडर नहीं करनी क्योंकि ये क्लैरिकल मिस्टेक है जब ये प्रिंट किया गया एग्जाम पेपर, ठीक है। अब जब हम इस अकाउंट को बनाएंगे ना भाई, मैं आपको बताऊंगा, अब अगर आपको इसके हिसाब से बनाना है बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी बता दूंगा। अब हम बनाएंगे इसके एग्जैक्ट, जैसे कि मतलब जो होना चाहिए था, ठीक है, उसके हिसाब से। तो हमारा ना 500 रुपए का डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 500 का डिफरेंस आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, 400-500 रुपए का इसमें डिफरेंस है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में। डेबिट साइड 500 रुपए से सरप्लस है और क्रेडिट साइड 500 रुपए से कम है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये कैपिटल है क्या ये आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में? नहीं आएगी, ये हमारी जाएगी बैलेंस शीट में, ठीक है। सेल्स है, बिल्कुल आएगी, हमने की बाय सेल्स, कितने रुपए की? 1,60,000 रुपए की हमने सेल की। रिटर्न आउटवर्ड, कि हमारे पास जो हमने परचेज किया था वो हमने वापस कंपनी को भेज दिया, हमारे सप्लायर को भेज दिया, ठीक है। ये रिलेटेड रहेगी परचेज से। अब सेल से रिलेटेड क्या रहेगी? जो हमारे पास सेल रिटर्न हुई उसे हम रिटर्न इनवार्ड बोलेंगे कि हमने हमारे कस्टमर को सेल किया था, उसके वो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है या उसने पसंद नहीं आया, उसने हमारा सामान वापिस हमारी कंपनी को भेज दिया, तो वो रिटर्न इनवार्ड हुआ, इनवार्ड, ठीक है। तो ये रहा कैरिज इन, नहीं रिटर्न इनवार्ड, ये रहा। रिटर्न इनवार्ड कितने रुपए का है? जो हमने सेल की थी 1,60,000 रुपए की, रिटर्न इनवार्ड हुआ 3,000 रुपए का, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस रिटर्न इनवार्ड, टोटल हुआ ये, तो नेट सेल हुई हमारी 1,51,000 रुपए की, ठीक है। अच्छा, अब और क्या क्या एंट्री आएगी क्रेडिट साइड में? दूसरी एंट्री आएगी, अगर इसमें कोई इनकम दे रखी है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बीपी, ये हमारी बैलेंस शीट की आइटम है, ये भी क्रेडिटर भी बैलेंस शीट की आइटम है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक देखो, ये हमारी एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है इस ट्रायल बैलेंस के बाहर। अगर होता अंदर तो इसकी भी ट्रीटमेंट करने के दो तरीके हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर होता ट्रायल बैलेंस के अंदर तो ये ओनली हम बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाते, हम यहाँ ट्रायल बैलेंस इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं मेंशन करते। अब ये दिया हुआ है बाहर ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट के अंदर, तो इसकी एंट्री दोनों जगह होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में भी होगी और बैलेंस शीट में भी होगी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे हम, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है मेरे भाई? 14,000 रुपए का। टोटल कितना हुआ? 1,71,000 रुपए। अब देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है? 16,000 रुपए का।
परचेज हमने परचेज की, टू परचेज हमने हमारे सप्लायर से परचेज की कितने रुपए की, 40,000 रुपए की। हमने जो परचेज की थी उसमें से हमने कुछ सामान हमारे सप्लायर को वापसी कर दिया, किसी किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है वापसी करने का, तो उसे हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। हमारे बिजनेस से चला गया वो सामान, रिटर्न आउटवर्ड हुआ, तो कितने रुपए का हुआ रिटर्न आउटवर्ड, वो हुआ 800 रुपए का, हमें सामान वापिस कर दिया। इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड। देखिए भाई थोड़ा स्पेस कम है, एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। रिटर्न आउटवर्ड हुआ हमारा 800 रुपए का, माइनस 800, ये रह गया हमारा बैलेंस 39,200 रुपए की हमने नेट परचेज की। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। रिटर्न इनवर्ड भी हमने कंसीडर कर लिया। अब है कैरीज इनवर्ड। जब हमने कोई परचेज किया था गुड्स या कोई और सामान जो डायरेक्ट मटेरियल से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था, जो हम फैक्ट्री के अंदर लेकर आए, उस पे जो जो हमारा वो एक्सपेंसिस हुए, किराया दिया हमने कैरीज इनवर्ड, वो कितने रुपए था, वो था 2400 रुपए। ठीक है, टू कैरीज इनवर्ड कितने रुपए का है, 2400 रुपए का। वेजेज है, बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। अब वेज एंड सैलरी से भी रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट है, जो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर करेंगे मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, वेजेज आएगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेज। अब हमने देखो कितना आसान हुआ, वेजेज के सामने हमने लिख दिया ए। इसका मतलब क्या है कि इससे रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट दी गई या उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें करनी है। वेजेज दिया है हमें 6600 रुपए का। अब इसमें से एडजस्टमेंट क्या दिया, वेजेज आउटस्टैंडिंग, जो मतलब हमें डे हो चुकी थी लेकिन हमने वो पेड नहीं की, अभी तक भी हमारी वो लाइबिलिटी बनी हुई है, इसलिए हम अब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में इस चीज को ऐड कर देंगे 600 रुपए को। ठीक है, एड आउटस्टैंडिंग वेज कितने रुपए की, 600 रुपए की। टोटल कितनी हुई वेजेस, नेट वेजेस कितनी हुई इस साल के लिए, 7,200 रुपए। ठीक है, अब ये सैलरी अकाउंट है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित है। रेंट है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फ्रेट एंड डॉक, ठीक है, जो हमारे पास बंदरगाह से रिलेटेड हमारे पास फ्रेट एंड डॉक है, ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, टू फ्रेट एंड डॉक कितने रुपए का है, 4800 रुपए का। अब नेक्स्ट क्या है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिजनेस प्रीमिसेस। ठीक है, 69,600 माइनस 1,71,000, ये हुआ हमारा जो बैलेंसिंग फिगर हुआ, ये हुआ हमारा टू ग्रोस प्रॉफिट। देखिएगा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का जो फॉर्मूला, जो पैटर्न है, वो दो तरीके से बना सकते हैं हम। या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के इसके बैलेंस को डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड कर दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक ही जगह नीचे, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दे, या फिर हम इसे अलग अलग बना सकते हैं। अब अलग अलग बनाए तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट लिख के टू ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। अगर हम एक साथ बना रहे हैं तो इसे लिखेंगे टू ग्रोस प्रॉफिट, या फिर टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर हम टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख सकते हैं हम इसे। वो कितना हुआ, 1,01,400 रुपए का हमें यहाँ बेनिफिट हुआ, जो कि ग्रोस प्रॉफिट है हमारा 1,71,000 रुपए दोनों साइड का। एंड लॉस अकाउंट, भाई इसका परफॉर्मा थोड़ा लंबा रहने वाला है, हमें थोड़े छोटे छोटे अक्षर लिखने होंगे इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये आप डाल लेना फॉर द ईयर एंडेड, ये ऐसे कि किस कंपनी का है, जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था। ठीक है, इतना आप कर लेना, इतनी आपकी मेहरबानी। पार्टिकुलर्स जो हमारे डेबिट साइड आएंगे, जो आइटम हमारी डेबिट आएगी उसकी अमाउंट क्या है, जो अमाउंट, जो पार्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है हमारी पार्टिकुलर्स है, वो क्रेडिट साइड आएंगे, उनकी अमाउंट क्या रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का होता है, इसकी क्रेडिट साइड हमारी राइट हैंड साइड होती है और डेबिट साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। डेबिट साइड हम ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंट्री करते हैं, और क्रेडिट साइड हम बिजनेस से होने वाले जो भी हमारे प्रॉफिट एंड गेन है वो हम
क्रेडिट साइड लेकर जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें 1,01,400 रुपए का बेनिफिट हुआ था, जो हमें कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसे ब्रोड फॉरवर्ड लेकर आएंगे, ब्रोड डाउन लेकर आएंगे। ये हो गया हमारा बाय बैलेंस बीडी। क्या था वो, 1,01,400 था, जो कि ग्रोस प्रॉफिट था, जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिला था। ठीक है, अब इसकी क्रेडिट साइड में और कौन सी एंट्री जा सकती है हमारी, कैपिटल जाएगा, ये नहीं, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स जाएगी, सेल्स जाएगी, ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में चलेगी, रिटर्न भी ये चला गया। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, अब हमने लिखा था कि अप्रेंटिसशिप प्रीमियम से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट है, तो चलिए अब देखते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम कितने रुपए का है, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए का अप्रेंटिसशिप प्रीमियम हमें दिया हुआ है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम से रिलेटेड क्या है, एडजस्टमेंट है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम इज फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए पेड किया गया इन एडवांस, पेड इन एडवांस है ये, जो कि पेड कब हुआ था, 1 अप्रैल 2022 को। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का है, फाइनेंशियल ईयर है ये हमारा। ठीक है, इस तारीख को हमें अप्रेंटिसशिप प्रीमियम एडवांस में पेड कर दिया 3 साल का। इसका मतलब क्या है कि जो ये 3,000 रुपए हमें मिले, जो ये 3,000 मिले, ये कितने थे, 3 साल के लिए थे, तो इस साल का कितना हुआ, 1,000 रुपए इस साल का हुआ। ठीक है, अब हमें एडवांस में कितना मिला, 2,000 रुपए हमें एडवांस में मिला, तो लेस कर देंगे उसको, लेस एडवांस प्रीमियम कितने हैं, वो था मेरे भाई 2,000 रुपए का। इसका मतलब इस साल हमें 1,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। ठीक है, बिल पेबल ये बैलेंस शीट की आइटम है, क्रेडिटर ये बैलेंस शीट की आइटम है। अब हम आ जाते हैं डेबिट साइड, जहां हम अपने एक्सपेंसेस को और लॉसेस को यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, वेजेस, सैलरी। अब आता है हमारा सैलरी, टू सैलरी, सैलरी कितनी दी हुई है, सैलरी दी हुई है 11,000 रुपए की। ठीक है, अब सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कि मतलब दे हो चुकी है लेकिन हमने उसका पेड नहीं किया, उसको भुगतान नहीं किया, वो सैलरी हमें नहीं दी है, 1,000 रुपए आज भी हमें देनी पेंडिंग रहती है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमारा खर्चा है। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपए की। ठीक है, टोटल सैलरी हुई, नेट सैलरी हुई 12,000 रुपए की हमारी है। अब नेक्स्ट है रेंट, टू रेंट, रेंट कितने का है मेरे भाई, वो है हमारा 2,200 रुपए का। रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया, रेंट आउटस्टैंडिंग इज रुपए 200, 200 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो हमें दे है, मतलब हमें देना है। इसको भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी हमारा खर्चा है। आउटस्टैंडिंग रेंट 200 रुपए, टोटल हुआ 2,400 रुपए हमारा नेट रेंट हुआ। अब नेक्स्ट आता है फ्रैट एंड डॉक, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, ये इस साइड आएगी। टू टू फायर इंश्योरेंस, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कितने रुपए का है, ये इन्होंने दिया है 1,800 रुपए का। अब इसके सामने हमने ए लिखा हुआ, देखो कितनी आसानी से हमें पता चल गया कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। हमें इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स रुपए 1,200 पेड ऑन 1 अक्टूबर 2022 टू रन फॉर 1 ईयर। ठीक है, फ्रॉम अक्टूबर 1 22 टू जून 30 2023 तक का हमने 1,200 रुपए पेड कर दिया। ठीक है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास 1,800 रुपए था, हमने पेड कितना कर दिया, 1,200 रुपए पेड कर दिया। ठीक है, अब हमने एडवांस में कितना पेड किया हुआ है, ठीक है देखिएगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड रुपए 1,200 पेड इन अक्टूबर, हमने जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम था वो 1,200 रुपए तो पेड कर दिया। अब लेकिन जो इसमें एडवांस है ना, जो 1,800 रुपए हमारा हमने दिया हुआ है, खर्चा जो हमने पेड कर रखा है, उसमें 600 रुपए हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है प्रीमियम की। ठीक है, हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है, तो इस साल का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कितना है, उसको ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आएंगे। इसलिए हमारा एडवांस प्रीमियम हुआ,
एडवांस प्रीमियम हुआ उसको हम यहाँ से लेस कर देंगे, लेस एडवांस या प्रीपेड, एडवांस भी कह सकते हैं या प्रीपेड भी कह सकते हैं, एडवांस प्रीमियम। ठीक है, ये कितने रुपए का पेड किया हमने, 1200 तो 1 साल के पेड किए जो कि इस साल के है। एडवांस कितना, 1800 का टोटल था, तो माइनस 600, तो 1200 रुपए इस साल का हमें प्रीमियम पेड किया है, जो कि 600 रुपए हमारा एडवांस प्रीमियम था। अब ये भी हो गया। बैड डेब्ट्स कितने रुपए के हैं, बैड डेब्ट्स है हमारे 4200 रुपए के, टू बैड डेब्ट्स, जो कि हमें उधार पर सामान बेचा था हमारे कस्टमर को, जिनमें से हमें इतने रुपए आने की आशंका नहीं है, बैड डेब्ट्स उन्हें बोलते हैं। ये कितने रुपए है, 4200 रुपए ऐसे हैं जिन पर हमें आशंका है कि ये डूबेंगे ही डूबेंगे। डिस्काउंट 1000, ये भी हमारा इसका ही है, इसकी आइटम है। टू डिस्काउंट, जो हमने सामान बेचा उस पर हमें डिस्काउंट दे दिया हमारे कस्टमर को, कितने रुपए का, 1000 रुपए का। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपए की, ये हमारा खर्चा है, तो ये लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा 500 रुपए का ऐड यहाँ पर कर दिया। बिजनेस प्रीमिसेस, अच्छा देखिएगा, अब हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट है। अब डेप्रिसिएशन है जो नॉन कैश आइटम होती है, मतलब इससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता लेकिन इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, तो इसको भी हम खर्चा मानते हैं अपने बिजनेस के अंदर। इसके अंदर लेंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस किस से रिलेटेड है, बिजनेस प्रीमिसेस से रिलेटेड है। बिजनेस प्रीमिसेस, इसका कितना परसेंट है, एट 10%। देखिएगा, एट 5% है बिजनेस प्रीमिसेस का। बिजनेस प्रीमिसेस है हमारी 1,10,000 रुपए की, 1,10,000 रुपए की है। इसका 5% कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 5500 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन हुआ, जो कि हमारा बिजनेस एंड प्रीमिसेस से है, 5500 रुपए। अब दूसरा कौन सा डेप्रिसिएशन दिया, फर्नीचर पर। फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन दिया है। फर्नीचर है हमारा 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का फर्नीचर है, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका हो गया 500 रुपए डेप्रिसिएशन है इस साल। ठीक है, अब फर्नीचर पर देख लेते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना है, 500। मशीनरी दी है हमारी 9,000 रुपए की, 9,000 की, इस पे 10% है, तो इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 9,000 रुपए का लगा, और 900 रुपए का लगा, सॉरी 900 रुपए का लगा। तो मशीन पे कितना है, ये हुआ हमारा 900 रुपए का। तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ हमारा 5500, 5, 6,000, 6,000 और 900, 6900, 6900 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन हुआ। ठीक है भाई, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें, रिक्वेस्ट आपसे, बोर्ड छोटा रह गया, एडजस्टमेंट अभी भी रहती है हमारी। ठीक है, अब है हमारा और क्या था, प्रोपराइटर विड्रॉल है, इन्वेस्ट लोन, ये सब बैलेंस शीट के आइटम। इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम, अमाउंट इज इन्वेस्टेड ऑन 31 मार्च 2023। अच्छा, हमारा ईयर भी एंड 31 मार्च 2023 को हुआ, और ये बोल रहे हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है ना, जो 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट की है, वो 31 मार्च 2023 को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो की है उस पर हमें 5% इनकम होगी। अगर मेरे भाई ये 31 मार्च को तो हम अकाउंट ही बना रहे हैं, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये होती 6 महीने पहले, तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन करके हम इनकम साइड में लिख लेते। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 31 मार्च को तो गई है और 31 मार्च को हम अकाउंट बनाने लग रहे हैं। अच्छा, अगली एडजस्टमेंट क्या है, दी मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% एट द नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओ माय गॉड। अच्छा, देखिएगा यहाँ पर जो मैनेजर का कमीशन है उसके लिए भी दिया गया है, और मैनेजर का कमीशन हमारे लिए खर्चा होता है। ठीक है, मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, इन्होंने बताया कि 10% कमीशन देंगे उसको, और 10% कमीशन किस पर देंगे, वो देंगे हम नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट कब है, अब ये इसको टोटल करके, इसको कैलकुलेट करके, यहाँ तक का जितना खर्चा आया ना, यहाँ तक की जितनी एडजस्टमेंट कर चुके हैं उनको माइनस कर देंगे, वो हमारे पास नेट प्रॉफिट रह जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट पर तो देंगे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आएगा, नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आएगा, उसमें से ये नेट प्रॉफिट पर
कैलकुलेट करेंगे कि ये जो खर्चा है ना मैनेजर कमीशन का, ये भी इसमें से घटाने के बाद का नेट प्रॉफिट ये कैलकुलेट करेंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि जो हमारे पास नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कब होगा हमारे पास, सोचिए, जब हम मैनेजर का कमीशन घटा देंगे। मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? 100% के इक्वल। वो होगा हमारा 100% के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजर ने कमीशन देना है वो अभी तक हमारा नेट प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर पाए हैं। जो ये प्रॉफिट है मैनेजर कमीशन देने से पहले, इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट हमारा मैनेजर के कमीशन समेत है। तो मैनेजर का कमीशन 10% है और 100% हमारा नेट प्रॉफिट होता है। तो वो हो गया हमारा जो जो मैनेजर कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट है ना, वो हमारा 110% है। ठीक है, अब हम टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब फिर नीचे करना पड़ेगा यार, ये टोटल हुआ 1,01,400 और 1,000, यहाँ पर लिख लेंगे। और यार ये टोटल हो गया हमारा 1,02,400। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना होगा मेरे भाई, नेट प्रॉफिट निकालना ना हमें। 12,000 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 4,200 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 6,900। ये हुआ हमारा टोटल। यहाँ तक का खर्चा है ना, जो यहाँ तक का, यहाँ लिख लेता हूं मैं, यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ तक का हमारा खर्चा जो ये हुआ हमारा 28,200 रुपए का। अब 1,02,400 में से, अब 1,00,000, सॉरी, अब जो 1,02,400 हमारा क्रेडिट साइड है बैलेंस, उसमें से 28,200 यहां तक का हमारा खर्चा हो चुका है, इसको घटाएंगे। 28,200 ये हुआ हमारा 74,200। ठीक है, जो ये 74,200 है, ये बोल रहा है कि इसके अंदर है ना, इसके अंदर ये कमीशन भी ऐड है, इसके अंदर ये कमीशन भी ऐड है, ये कमीशन भी ऐड है। और कमीशन घटाने के बाद, ये कमीशन घटाने के बाद, ये कमीशन घटाने के बाद हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो कि 100% होगा। ठीक है, अब ये कमीशन कितना? 10%। इसका मतलब ये और ये 110% हो गई। इसका मतलब ये 74,200 क्या है? 110% है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को घटाने के बाद। ठीक है, अब 74,200 है, जो 74,200 है, अब ये 74,200 है, ये है हमारा 110%। इस पर हमें 10% कमीशन कैलकुलेट करना है। अब 74,200 है डिवाइड बाय, ये हुआ हमारा 6745 का। ठीक है, जो मैनेजर कमीशन हुआ, टू मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन कितना हुआ? 6745 रुपए का ये हमारा हुआ। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा, ताकि आपको सही दिखे। नेट प्रॉफिट निकालना है ना हमें। अब देखिएगा, हमें यहाँ तक सारी एंट्री कर ली जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड थी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आएगा टू नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये क्यों क्यों मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि 28,200 तो ये था खर्चा यहाँ तक का, जितनी भी हमारी एंट्री थी, आइटम ट्रांजैक्शन हुई थी, और 6745 मैनेजर कमीशन है। अब 28,200 प्लस 6745, टोटल खर्चा हुआ हमारा 34,945 का। और जबकि क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस है 1,02,200, 1,00,000 माइनस 102,400, नेट प्रॉफिट हुआ हमारा 67,455 का। तभी ये दोनों साइड का बैलेंस मैच कर पाएगा, 1,02,400। ठीक है, अब हमारा ये नेट प्रॉफिट हुआ 67,455 का। इसे हम ट्रांसफर कहां करेंगे? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट को कहां मेंशन करते हैं? हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, जिसकी हम अब याद रखना है ना, कितना था? 67,455 था। ठीक है, अब ये आ गई हमारी बैलेंस शीट की बारी। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे।
अच्छा मेरे भाई, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जो, वो देखिए यहाँ शब्दों का खेल है मेरे भाई। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, जो बैलेंस शीट ये बनाई जाती है, ये हमारे बिजनेस की सिचुएशन को, कि आज हमारा बिजनेस में कितनी एसेट है, कितनी हमें देनदारियां और कितनी हमारे पास एसेट है, इस चीज को मेजर करने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हम बिजनेस की। ठीक है। अब हमारे पास ये बता रहा है कि जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है वो ओनली एक स्पेसिफिक टाइम के लिए की जाती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये नहीं है कि पीरियड के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने बनाया एक पीरियड के लिए कि 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2023 तक का। लेकिन बैलेंस शीट हम किस डेट को बनाएंगे? 31 मार्च 2023, उस दिन की सिचुएशन बताएगा ये, न कि पूरी साल के पीरियड की ये है। मतलब ये एज एट ए पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की ही सिचुएशन बताता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की। ठीक है। अब इसलिए लिखा मैंने एज एट 31 मार्च 2023 को। ठीक है। अब हम बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट के भी दो साइड होते हैं मेरे भाई, एक होती है हमारी एसेट साइड और एक होती है हमारी लायबिलिटी। लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारी लायबिलिटी साइड। ठीक है, इसकी अमाउंट। अब ये जो राइट हैंड साइड है वो है हमारी एसेट साइड, इसकी अमाउंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसका देखो सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले हमें करंट लायबिलिटी करंट एसेट आती है, फिर उसके बाद हमारी लॉन्ग टर्म एसेट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती है, फिर हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं और फिर हम कैपिटल लिखते हैं। ये हमारी सीक्वेंस रहती है बैलेंस शीट बनाने की, एज एज कंपनी एक्ट 2013 के परफॉर्मा के अनुसार जो उनमें फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे एमएस एबीसी कंपनी। ठीक है। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ये हो चुका है, परचेज हो चुका है, रिटर्न इनवर्ड कैरीज इनवर्ड हो चुका है, वेजिज वेजिज। अब इससे रिलेटेड हमारे पास करंट लायबिलिटी थी, बिल्कुल थी सर। क्यों थी, क्या थी? कि हमारे पास आउट जो हमारे पास एडजस्टमेंट में दी थी सर, उनको भी हम इस साइड लेकर जाएंगे। ये हमारा रूल होता है। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर चीजें होती है उनकी हम डबल एंट्री, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग दो जगह एंट्री करते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई है उसकी सिर्फ हम एक जगह ही ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, लेन देन उसका मतलब एंट्री करते हैं। ठीक है। अब बाहर दी हुई है हमारी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेज। अब हम लिख लेंगे वेजेज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी है। वेजेज आउटस्टैंडिंग कितने रुपए की थी? 600 रुपए की। हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी ये है हमारी कितने रुपए की? 1000 रुपए की। और आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ये है हमारी 200 रुपए का। ठीक है, ये था हमारा 200 रुपए का। अब हम कहाँ चले मेरे भाई? एडजस्टमेंट किस किस से रिलेटेड हमें दी गई थी, उन चीजों को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। सैलरी का पॉइंट हो गया, रेंट का पॉइंट हो गया, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट थी। फ्रेट एंड डॉक इन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम से भी हमारे पास एडजस्टमेंट थी। अब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम से एडजस्टमेंट क्या थी कि हमने प्रीपेड बैलेंस, प्रीपेड पेमेंट कर दी थी। प्रीपेड इंश्योरेंस किया तो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एसेट है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, कितने रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम किया था? हमारे पास टोटल था 1800 रुपए का, लेकिन एक साल का हमारा 1200 रुपए था, तो ये था हमारा 600 रुपए का एडवांस था। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एसेट साइड, क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट कर रखी है। अब बैड डेब्ट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं थी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से नहीं थी, बिजनेस प्रीमिसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, मशीन से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, लोन से रिलेटेड नहीं थी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी, कैश इन हैंड से नहीं थी, प्रॉपर्टी विड्रॉल से रिलेटेड थी। ठीक है,
ये है हमारी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड इनमें से कुछ नहीं आएगा, ये है हमारी एसेट साइड की आइटम। अब क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? लाइबिलिटी साइड जो आइटम होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो हमारी एसेट साइड आइटम होती है, जो हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड बैलेंस दिखाते हैं, आइटम दिखाते हैं, उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो इसलिए डेबिट बैलेंस के साइड ये एसेट की आइटम दी हुई है, और क्रेडिट बैलेंस की साइड हमें ये जो हमारी है लाइबिलिटी से रिलेटेड दी हुई है। ठीक है, और देख लेते हैं बिल पेबल। ठीक है, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल कितने रुपए के हैं मेरे भाई? 5,000 रुपए के। ठीक है, और है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर्स ये कितने रुपए के है? 5,31,000, 5,31,600 रुपए के। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी की पूरी। अब रहती है हमारी लास्ट कैपिटल। कैपिटल से रिलेटेड हमें दिया गया है, कैपिटल दी गई है हमें। कैपिटल वो कितनी दी है? 1,00,000 रुपए की हमें कैपिटल दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, अब कैपिटल से रिलेटेड और क्या क्या एडजस्टमेंट है मेरे भाई, देखिएगा। एक तो हमने प्रोप्राइटर ने जो विड्रॉल किया 6,000 रुपए का, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर इसने विड्रॉ कर लिया। कैपिटल से अंदर क्या किया इसने? लेस। कैपिटल मतलब इसने निकाल ली। प्रोप्राइटर थे, जो स्वामी थे बिजनेस के, कंपनी के, उन्होंने 6,000 रुपए अपनी कैपिटल निकाल ली। देखिए थोड़े छोटे अक्षर लिख रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। विड्रॉल कितने रुपए का? 6,000 रुपए का इन्होंने विड्रॉल किया। और कैपिटल के अंदर और क्या आइटम आएगी? कैपिटल के अंदर और आइटम आएगी मेरे भाई, क्या आएगी? वो आएगी हमारी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट आया था, उसे भी हम कैपिटल में ट्रांसफर किया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वो कितना था मेरे भाई? वो था हमारा 67,455 रुपए का। 67,455 का। तो उसे हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 67,455। तो ये हो गया हमारा 67 में से 6,000 गए, 61,455 और 1,00,000। 1,61,455 की हमारी कैपिटल इस साल हुई। ठीक है, अब हम चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में और क्या क्या एडजस्टमेंट हमें की थी? एक थी हमारी एडजस्टमेंट में, ध्यान लगा लेते हैं, एक बार लगा भी लेना चाहिए। एक थी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि नेट एसेट है। अब ये देखिएगा, मैंने बोला था कि जो आइटम ट्रायल बैलेंस से बाहर दी गई है, उसकी हमें 2 जगह ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है उसकी केवल एक बार एंट्री करनी पड़ेगी। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी डबल एंट्री होगी। एक तो हमने लिया था ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये अब दोबारा, क्योंकि हमारे पास माल बचा हुआ है, वो हमारी एसेट है। क्योंकि जो साल के एंड में हमारे पास स्टॉक बच गया, क्लोज स्टॉक तो है ना वो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का हो या फिर वो हाफ फिनिश्ड गुड्स हो, जो भी हो, वो हमारी एसेट है। तो ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का? 14,000 रुपए का। ठीक है, वेजेज हमें लिख ली। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था जो वो हमारा था, हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम था, उसकी एंट्री कर ली। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम देखिएगा, जो हमें एडवांस में मिला, एडवांस में हमें मिल चुका है। ठीक है, इसकी एंट्री भी क्रेडिट लाइबिलिटी साइड जाएगी, क्योंकि हमें वो केवल 1 साल की ही अप्रेंटिस हमें प्रोवाइड की है, हमारे जो हमारे पास इंप्लॉई आए हैं। ठीक है, उनकी 1 साल का ही हमें प्रीमियम इस साल कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन जो उन्होंने पेड कर दिया हमें 3,000 रुपए, जो हमें 2,000 एडवांस में पेमेंट कर दिया ना, वो तो हमारे लिए अनअर्न इनकम है ना, हमें कमाई तो नहीं है ना, लेकिन मिल चुकी है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। तो उसे भी हम कहाँ लिखेंगे? उसे भी हम लिखेंगे भाई एडवांस या अनअर्न इनकम बोल देंगे, या एडवांस पेमेंट बोल देंगे। एडवांस प्रीमियम, थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा एडजस्ट करने का यार, ये शीट थोड़ी छोटी रह जाती है। एडवांस प्रीमियम कितना रुपए का मिला था हमें? ये मिला था हमें 2,000 रुपए का। अब दूसरी और क्या रहती है? अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड देख लिया, डेप्रिसिएशन की अब हम यहाँ पर करेंगे जब एसेट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम करेंगे नहीं, क्योंकि 31 मार्च को ही हमने इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस से बाहर। अब है दी मैनेजर कमीशन। अब देखिएगा मैनेजर कमीशन का जो ये एडजस्टमेंट दी हुई है, एक बार तो हमने इसकी एंट्री कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब दूसरी बार ये कहाँ एंट्री होगी? क्योंकि ये हमारा खर्चा है, खर्चा हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो ये भी जाएगी लाइबिलिटी साइड। मैनेजर कमीशन यहां पर लिख दूं, मैनेजर कमीशन।
कितने रुपए का था भाई, पिछले बैलेंस में देख लेते हैं। ये था हमारा 6745 रुपए का, 6745 रुपए का था हमारा मैनेजर कमीशन। हमारी मोस्टली लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे एसेट साइड। एसेट साइड क्या करेंगे, देखिएगा सही तरीका भी मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब चैप्टर करवाऊंगा उसमें बता दूंगा कि किस तरीके से हमें सीक्वेंस में चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जिस प्रकार आपको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए, उसी प्रकार आपके इस कॉमर्स सारथी को भी आपके मोटिवेशन की जरूरत है। और आप मुझे मोटिवेशन किस प्रकार से दे सकते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके दे सकते हैं, बस इतना ही तो करना है यार। अब आप देखिए मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कॉमर्शियल बुक कीपिंग का सब्जेक्ट करवाऊंगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे बड़ी बेनिफिट की बात तो ये है कि आप अफोर्ड भी कर सकते हो कोर्सेज को, लेकिन मेरे भाई टाइम की सेविंग यहाँ पर होने वाली है ना आपकी, वो बहुत मायने रखेगी आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि ये आपकी वर्चुअल मोड में रहने वाली है और लगातार क्लास देने वाला हूँ। और आज तो ये क्वेश्चन करवाया प्रैक्टिकल, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, नहीं बाकी आपकी जो वीडियो रहने वाली है वो 30 से 40 मिनट की है। चाहे आप अपने ऑफिस में कभी भी फ्री टाइम में भी देख के आप अपनी कॉमर्शियल बुक कीपिंग को तो अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, ठीक है। तो डेली वीडियो आपको मिलेगी। अपने इस कॉमर्स सारथी को सब्सक्राइब कर दो। अपने अपने जो जॉब्स के ग्रुप है ना, जो अपने डिपार्टमेंटल ग्रुप बने हुए हैं, उसमें इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही मेरे लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्सेज है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, डिस्काउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिजनेस प्रीमिसेस। अब आते हैं हम बिजनेस प्रीमिसेस पर, शायद हमारी हो चुकी। अब एक बात देखिए, सीक्वेंस में देखें तो हमारी शायद पहले आएगी हमारी करंट एसेट। करंट एसेट क्या है, कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक कितने रुपए का है, 13,900 का, 13,900 का। और कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है, वो है हमारा 40,500 रुपए का, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की है हमने, इन्वेस्टमेंट की है, वो की हमने 40,500 की, यार क्या कर दिया यार मैंने, 6,000 रुपए की है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट की है हमने, इन्वेस्टमेंट वो की है हमने 6,000 रुपए की। जो हमने लोन दे रखा है, लोन किसे दे रखा है मेरे भाई, बाहर वाले बंदे को, तो ये हमारी एसेट है लोन, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है ना, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। 5,10,000 रुपए, 5,10,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसकी भी एंट्री हम कर चुके हैं। अब रहती है हमारी मशीन फर्नीचर बिल रिसीवेबल, ये भी हमारा क्या है, करंट एसेट है। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितने रुपए का है, 7,000 रुपए का। बिल रिसीवेबल से एंट्री थी हमारी कोई एडजस्टमेंट, नहीं थी मेरे भाई, बिल रिसीवेबल से तो मैंने देखी नहीं, गलती से लिखा गया। बिल रिसीवेबल है हमारा 7,000 रुपए का, ठीक है। अब आ जाइए हमारे मेन पर, बिजनेस, ये होगी हमारी लॉन्ग टर्म एसेट। अब लॉन्ग टर्म एसेट आएगी बिजनेस प्रीमिसेस, बिजनेस प्रीमिसेस। अच्छा, अब मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखाऊं तो थोड़ी हमारे पास स्पेस कम है। अब बिजनेस प्रीमिसेस थी हमारी 1,10,000 रुपए की, इस पे हमने एडजस्टमेंट दी हुई है, तो वो थी हमारी 5% का। बिजनेस प्रीमिसेस पर हमने 5% डेप्रीसिएशन लगाया था, वो कितनी अमाउंट बनी थी, वो बनी थी हमारी 5,500 रुपए, ठीक है। अब हमारे पास डेप्रीसिएशन अमाउंट घटाने के बाद जो हमारा प्रीमिसेस थी, जो हमारा बिल्डिंग थी, प्रीमिसेस थी, उसमें से 5,500 रुपए डेप्रीसिएशन घटा दिया हमने, तो आज उसकी वैल्यू कितनी बची, वो बची हमारे पास 1,04,500 रुपए, 1,04,500 रुपए, क्योंकि डेप्रिसिएशन घटाने के बाद हमें बैलेंस शीट में दिखानी है वो, ठीक है। यहाँ भी करके दिखा देता मैं, जैसे बिजनेस प्रीमिसेस यहाँ 1,10,000 लिखते, उसमें से माइनस 5,500 डेप्रिसिएशन कर देते, फिर ये बैलेंस 1,04,500 यहाँ अमाउंट साइड लिख देते, लेकिन हमने इस यो यहीं पर माइनस करके दिखा दिया आपको। अब था हमारा फर्नीचर, फर्नीचर था हमारा, फर्नीचर था हमारा 5,000 रुपए का, फर्नीचर था हमारा 5,000 रुपए का। इस पर डेप्रिसिएशन लगा था 10%, जो कि 500 रुपए था, जो कि 500 रुपए था। अब हमारा आज वैल्यू कितनी है हमारी फर्नीचर की, वो है हमारी फर्नीचर, वो है हमारी
4,500 रुपए की वैल्यू का फर्नीचर आज हमारे पास अवेलेबल है। फिर था हमारा मशीन। मशीन थी हमारी, उस टाइम थी जब स्टार्टिंग थी ईयर की, उस टाइम हमारी 9,000 रुपए की मशीन थी। लेकिन पूरी साल मशीन पर काम करने के कारण हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 10%, जो कि हमारा 900 रुपए बना था, 900 रुपए बना था। तो ये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आज मशीन की वैल्यू हमारे पास 8100 रुपए है। ठीक है, मशीन 8,100 रुपए है। ठीक है, अब हम इसकी वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, जोड़ निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 600 रुपए प्लस 14,000 रुपए प्लस 13,900 रुपए प्लस 40,500 रुपए प्लस 6,000 रुपए प्लस 5,10,000 रुपए प्लस 7,000 रुपए 1,04,500 रुपए 4500 रुपए 8100 रुपए। ये हुआ हमारा 7,09,100 रुपए, जो कि एसेट साइड का बैलेंस है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड का बैलेंस। देखिएगा मेरे भाई, अगर डेली क्लासेस चाहिए, मुझे मोटिवेशन चाहिएगा भाई उसके लिए भी, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्लासेस को बनाने के लिए, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा अपने जिसने HSAS का एग्जाम अप्लाई किया हुआ। फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने वाले हैं, कुछ भी नहीं लेने वाले, सिर्फ आपको एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का और शेयर का, और वीडियो को स्टार्ट करना और अपने कंसेप्ट को सीखना और अपनी अब की बार एसओ बनने की प्रिपरेशन को बूस्ट करना और एसओ बनकर दिखाना है। 600 रुपए प्लस 1,000 रुपए प्लस 200 रुपए प्लस 2,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए प्लस 5,31,600 रुपए प्लस 6,745 रुपए प्लस 1,61,455 रुपए। अब ये इस साइड का जो लाइबिलिटी साइड का बैलेंस आया, वो आया हमारा 7,08,600 रुपए। देखिएगा भाई, मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि हमारा जो बैलेंस शीट का बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। क्योंकि क्यों मैच नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मतलब गलतियां हैं, एरर है। ठीक है, वो कितना डिफरेंस है? ये हमारा 500 रुपए का। देखिएगा, 7,800 8600 रुपए में 500 बना दे तो 9100 बन जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, ये 500 रुपए फालतू है। क्योंकि फालतू क्यों है, मतलब ज्यादा है क्यों है? क्योंकि जो इनकम साइड है, जो इनकम साइड है उस साइड का बैलेंस कम है, और जो ये बैलेंस है, ये अगर आप ट्रायल बैलेंस का कैलकुलेट करके देख लेना, ये 8,09,000 रुपए बनेगा। ठीक है, इस करके 500 रुपए का डिफरेंस आने लग रहा है। यही इसका राइट मतलब वे था क्वेश्चन को सोल्व करने का। तब तक बने रहेगा अपने इस कॉमर्स सारथी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अब से डेली आया करेगी। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।